हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर सक्रिय भूपेश बघेल जी की। भूपेश बघेल जी प्रण प्राण से कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए जुटे हुए, पर इन कोशिशों में तो वो 5 साल पहले भी जुटे थे, पर भूमिका बदली हुई थी। तब वो संगठन के प्रमुख थे, अब सत्ता के प्रमुख हैं। ये बदली हुई भूमिका के साथ में चुनौती किस तरीके की है, इसी को उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और सवाल इसी को लेकर है कि चुनौती 2013 से लेकर 2018 के दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपके सामने थी, और अब सत्ता प्रमुख के तौर पर आप जनता के बीच जा रहे हैं। कितना बदलाव है दोनों चुनौतियों में? देखिए, चुनौती तो उस समय भी थी और चुनौती अब भी है। पहले यह था कि संगठन के अध्यक्ष होने के नाते विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ काम करना और उसका विश्वास जीतना। उस समय संघर्ष करके लोगों के लिए विश्वास जीतना था, और अभी सत्ता में रह के लोगों के लिए काम करके विश्वास जीतना जी। तो ये अंतर है, लेकिन मेहनत तो दोनों में है जी। बिना मेहनत के कुछ नहीं। तो मेहनत जो दोनों में है, तो पिछली बार जब जनता के बीच जा रहे थे तो क्या देखते थे, और अब जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? देखिए, उस समय जो लोगों को ये है कि हाँ, एक लोग कांग्रेस के लोग कुछ कर सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ कर सकता है, हमारे लिए कुछ लड़ सकता है, कुछ फैसला करेंगे, ये उम्मीद उनको थी जी। और अब विश्वास है कि 5 साल इन्होंने काम किया, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे लघु वनोपज के संग्राहक हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, इसके लिए जो काम किया, तो उस आधार पर एक विश्वास, एक भरोसा कि कांग्रेस की सरकार पर बनी है लोगों की, कि सरकार जो कहती है वो करती है। आप भरोसे की बात कर रहे हैं, पर आप तो स्वयं अपने लोगों के संदर्भ में भरोसे को लेकर जो फैसले लिए हैं वो सवालों के घेरे में है। पिछली बार जनता ने आपकी बात पर भरोसा किया था, आपकी नीति पर भरोसा किया था, और ऐसा भरोसा किया था कि 90 में से 69 सीट्स आप जीत कर आए थे। 22 को आपने जनता के पास जाने से पहले ही घर में बिठा दिया, ऐसा क्यों किया? ये कोई अकेले फैसला होता नहीं जी। और इसमें पार्टी संगठन के सर्वे रिपोर्ट ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि जिनकी टिकट कटी है वो हमेशा के लिए उसका काम समाप्त हो गया। अभी जिन विधायकों की टिकट कटी है वो सब लोग बड़े सक्रियता से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जी। उनको जिम्मेदारी दी गई है, दूसरी जिम्मेदारी दी गई है, और उनको पता है कि सत्ता में आएंगे तो हमको काम करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। पर भूपेश जी तो मूलतः संगठन के व्यक्ति हैं, इस बदलाव के पीछे क्या वजह महसूस करते हैं? ये जो बदला गया महज सर्वे आधार है, या इसके इतर स्वयं आप नेता के तौर पर देख पाते हैं कि ये बदलाव हमने इसलिए किया, उस फैसले में आपकी भी सहभागिता है, तो कैसे आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि ये फैसला इसलिए है? देखिए, फैसला इसलिए, देखिए कुछ जो साथी थे उससे कार्यकर्ता नाराज थे जी। कुछ ऐसे साथी थे जिसके क्षेत्र की जनता नाराज थी। कार्यकर्ता खुश थे जी, लेकिन जनता नाराज है जी। तो सब सर्वे में सब आ जाता है, कार्यकर्ताओं से बात करो तब आ जाता है, तो इस कारण से वो फैसले लिए गए जी। पर इस बदलाव से अब आप जब प्रचार में जा रहे हैं तो इसके कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको, या इसके चलते आपको उत्साह दिख रहा है? उत्साह तो सभी तरफ है जी। समस्याएं थोड़ी बहुत आती हैं, जिसकी टिकट कटी है और जिसके उनके साथ के लोग हैं तो थोड़ी सी मायूसी होती है, लेकिन समय के साथ साथ वो दूर हो जाता है। पर कांग्रेस के आप मजे हुए नेता हैं और कांग्रेस के अतीत को जानते हैं। कांग्रेस के संदर्भ में कहा जाता है कि कांग्रेस को दूसरे बाद में हराते हैं, कांग्रेस ही पहले निपटाते हैं। ये जो उनके कटे कटाए हैं वो कांग्रेस की जड़ों में मठा न डाले पानी डालें, इसके लिए क्या व्यवस्था भूपेश बघेल जैसा निपुण राजनीतिज्ञ कर रहा है? उसको पहले जवाब दे दिया, जिनकी टिकट की कटी है उनको दूसरे काम में लगा दिया, वो काम कर रहे हैं, पार्टी काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं। और दूसरी पार्टियां भी उनकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं, और कुछ कुछ सफल भी हो रही है। कहीं कहीं हैं, लेकिन उनको भी अफसोस हो रहा है कि हम लोग गलत दिशा में चले गए हैं जी। अफसोस तो उनको है। दूसरी पार्टियों को क्या देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? सत्ता परिवर्तन में तीसरी पार्टियों की मौजूदगी ने समय समय पर भूमिका निभाई है। 2003 के दौर के आप साक्षी हैं, 2018 में भी जोगी कांग्रेस की मौजूदी थी, इस बार भी जोगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी तमाम लोग कुछ क्या देख रहे हैं आप? आप भी कुछ मदद ले रहे हैं उनकी कि नहीं?
2003 और 2018 का आपने उदाहरण दिया, तो उस समय 2003 में विद्याचरण जी थे, जो 50 साल का उनका राजनीतिक तजुर्बा और अनुभव था और बड़े कद के नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। उन्होंने बगावत की और उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। 2018 में जोगी जी पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े मास लीडर माने जाते रहे और इस कारण से उसके पहली बार ये हुआ कि कोई क्षेत्रीय दल है वो 5 सीट जीती। उस समय तो विद्याचरण की टीम पार्टी थी, वो 1 सीट जीती। और ये जोगी जी मजे भी खिलाड़ी, जिसमें उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से अंदर से मदद लिया, तब जाके 5 सीट जीते। लेकिन इन 5 वर्षों में जोगी कांग्रेस के 3 उपचुनाव हुए, 1 और 2 उपचुनाव हुए ना जी, मरवाई का हुआ, मरवाई खैर 2, और दोनों में जोगी कांग्रेस कहीं नहीं था जी। और उसके विधायक लोग भी, अभी एक जन भाजपा में चले गए, एक जन कांग्रेस में आ गया जी। अब मैडम जोगी भर बची हैं, तो उनका आधार खत्म हुआ, वो जोगी जी वाली बात अब रही नहीं जी। अब जो जितने पार्टियां हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं और जो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं उससे अनुभव हो रहा है कि सब लोग कांग्रेस के टिकट वोट काटना चाहते हैं। चाहे हमारा राज पार्टी हो, चाहे वो जोगी कांग्रेस का हो, बसपा तो पहले से लगी हुई है। आप पार्टी भी कैंडिडेट देखें तो वो ये है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचे, लेकिन जनता राजनीति की बारीकियों को समझने लगे हैं। मैंने मुंगेली की सभा में कहा कि बहुत सारे वोट कटवा लोग खड़े हो गए, उसकी चिंता मत करिए, हम लोग सब समझ गए हैं उनको, वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं, अब उसके झांसे में नहीं आने वाले हैं। तो ये बात जब जनता के तरफ से आवाज आए, इसका मतलब ये है कि उसकी राजनीतिक समझ कितनी है। तो ये भले कितना प्रयास कर लें, लेकिन इनको सफलता कुछ मिलेगी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को संसाधन भी जुटाया जाए, इनको खड़ा किया जाए और सब लोग जो नाराज है उसको खड़ा किया जाए। तो कुछ जगह उनको कैंडिडेट मिल गए हैं, कुछ जगह असफल प्रयास भी कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी राजनेता भूपेश बघेल से बात कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत आपसे समझना ये चाहते हैं कि जो जमावट की जा रही है, इसे राजनीति में रणनीति के तौर पर कहा जाता है। आप ऐसी रणनीति की जमावट क्यों नहीं कर रहे, या आप भी कर रहे हैं? कुछ है, इसकी जरूरत भी नहीं है जी। वो जमावट की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी ताकत कम हो जी। तो सामने वाला ताकत कम करो, और यहाँ उस प्रकार की बात नहीं है जी। अभी जो लड़ाई है, पार्टी तो लड़ रही है, लेकिन किसान भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। अभी हम लोगों ने जो घोषणाएं की है जी। उसमें 17.5 लाख आवास गरीब लोगों के लिए और ऋण माफी किसानों के लिए, और आज फिर से राहुल जी ने घोषणा की केजी टू पीजी, पीजी टू केजी, केजी टू पीजी। और इसमें चाहे डिप्लोमा कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें सब में जो परीक्षा जो एडमिशन शुल्क है, जो ट्यूशन की जो फीस है, वो सब माफ होंगे जी। तो यूथ लोगों के लिए, और खासकर जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है उसमें फीस बहुत अधिक होती है और माता पिता के लिए बहुत कठिन होता है जी। तो ये, और पूरे देश में ये पहली बार ऐसा हुआ है जी कि नीचे से लेकर ऊपर तक के जी पढ़ाई में निःशुल्क हो। तो ये बड़ी घोषणा है, तो ये यूथ के लिए है। तो ये अब चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, वो सब लोग चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि ये भरोसा कांग्रेस की सरकार पर है, जो कहती है वो करती है, जो कहती है वो कर दिया। आपने विषय मोड़ दिया मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने के संदर्भ में, क्योंकि आपकी जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री के तौर पर महसूस होती है। नहीं, पार्टी घोषणा है भाई, अभी तो आचार-संहिता लगा, हम मुख्यमंत्री के तौर पे कोई घोषणा कर ही नहीं सकते। तो ये जो बात है, मैं वो वाक्य पूरा कर लेता हूँ, ये है कि अब जो लड़ाई है जी, वो केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं लड़ेंगे जी, बल्कि जो छात्र हैं, छात्र के माता पिता हैं,
जो किसान है, जो मजदूर है, वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। तो बहुत बड़ी फौज हमारी हो गई है। इतनी बड़ी फौज आपने तैयार कर ली है, पर उससे पहले 5 साल के संदर्भ में तो बताइए भाई। आपने कई सारी उम्मीदों को जगाते हुए 15 साल के वनवास के बाद पार्टी को सत्ता में लाए थे। 5 साल बतौर मुख्यमंत्री आपको काम करने का मौका मिला। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको बहुत ज़्यादा संतोष दे रहे हैं कि मुझे जनता और पार्टी दोनों के द्वारा जो दायित्व मिला उसके संदर्भ में मैं ये कर पाया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के आर्थिक दशा में सुधार जी। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन। आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो हम लोगों ने खोला है, इतना आशीर्वाद मिलता है खासकर पालकों के द्वारा, वो अद्भुत है। उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते कि उनके माता पिता कितने खुश हैं। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में और संस्कृति, जो गरीब से गरीब महिलाएं बोलती है कि पहले हम लोग शहर आते तो हम लोग थोड़ा हीन भावना से ग्रसित हो जाते थे, लेकिन अब धड़ल्ले से छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में बातचीत होती है और हमको उसमें गर्व होता है, हमारे छत्तीसगढ़िया होने पे गर्व होता है। तो ये जो प्राइड है, छत्तीसगढ़िया प्राइड, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक आर्थिक स्थिति सुधारी और एक छत्तीसगढ़ी गौरव का एहसास लोगों के बीच में आया। जो आर्थिक स्थिति के संदर्भ में उसे तो भाजपा निशाने पर लेती है कि आपके 5 साल के कामकाज में तो पूरी के तौर पर जो है अराजकता रही, भ्रष्टाचार रहा, गंभीर किस्म के आरोप रहे, केंद्रीय एजेंसियों को अपने ठिकाने यही बनाने पड़ गए क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन हुआ है कि कहाँ कहाँ जाएं। गली मोहल्ले में बात देखिए, पिछले सरकार को भी आपने देखा तो उसकी योजनाएं क्या होती थी कि टिफिन बांटो, चप्पल चरण पादुका बांटो, फिर मोबाइल बांटो, राशन कार्ड बनाओ, राशन कार्ड काटो, यही चलता रहा है। हमारी सरकार में इस प्रकार से काम नहीं हुए। सीधा बटन दबाओ, उसके खाते में पैसा। यदि गौपालक है, गोबर बेच रहे हैं, पैसा उसके खाते में। वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उसके खाते में पैसा। लघु वनोपज संग्रह उसके खाते में पैसा। किसान है, उसके खाते में पैसा। बेरोजगार है, उसके खाते में पैसा। उसको कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ रहे हैं, सीधा पैसा। 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता के खाते में पैसा गया। भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके बजट ही, हम लोग जब सरकार में थे तो 1 लाख से नीचे था, अब जाके 1 लाख से ऊपर पहुंचा है। और इतने बजट में हम 1.25-2 लाख करोड़ रुपए सीधा यदि आम जनता की जेब में डाल रहे हैं तो भ्रष्टाचार कहां से? कोई जूता चप्पल खरीद रहे हैं जिसमें कमीशन होगा, कि टिफिन होगा तो उसमें कमीशन, कि मोबाइल में कमीशन खोरी उसमें होती थी। लेकिन अब मान लो कोई, अभी किसानों से हम लोग मिल रहे थे, पहले ये होता यह था कि एग्रीकल्चर में आपको यदि एग्रीकल्चर कोई स्पेयर खरीदना है या कोई पार्ट्स खरीदना है तो चिन्हित दुकान था, वहीं आपको खरीदोगा, उस रेट में खरीदना है। अभी वो सब्सिडी मिलती, आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी, आप अपने पसंद की कोई भी दुकान से आप सामान खरीद सकते हैं, उतनी सब्सिडी उसके किसान के खाते में चला जाता है। तो कमीशन की बात कहाँ है? हमने उस सब को समाप्त किया है। अब ये जो आरोप लगाते हैं कि लीकर में लगाते हैं, तो पॉलिसी तो आपने बनाई, उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, आप है। आप यदि कोयला की बात करते, कोयला तो आपका है, पूरे जो खदान है इसी से सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसके एक अधिकारी को या एक जो सुरक्षा अधिकारी से तो आपने पूछताछ नहीं की। तो आपका उद्देश्य है वो मेलाफाइड है। आप सरकार को बदनाम करने के लिए अपनी लकीर तो बड़ा नहीं कर रहे हैं, हमारी लकीर छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं और बदनाम करके सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं। लेकिन इस जनता को, जनता है वो बेहतर जानती है। आपने दावा किया कि आपने आर्थिक रूप से लोगों को सशक्त बनाया। कर्ज माफी तो आप पिछली बार शपथ लेने के साथ ही कर दिए थे, तो फिर इस चुनाव में कर्ज माफी का ऐलान क्यों करना पड़ रहा है जब लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई? किसानों के लिए तो आपने क्रांतिकारी कदम उठाए, आप स्वयं भी दावा करते हैं, कई स्तर पर महसूस भी होता है। तो इसके बावजूद भी फिर कर्जदार क्यों है किसान, और कर्ज माफी को फिर से हथियार बनाने के लिए भूपेश बघेल क्यों तैयार हुए? ये है कर्ज माफी इसलिए कि किसान और मजबूत हो। आप यदि किसान को मजबूत करने का अर्थ यह है कि आप गांव को मजबूत कर रहे हैं, आप शहर को मजबूत कर रहे हैं। यदि किसान के पास पैसा है तो मजदूरों को ज्यादा मजदूरी देता है, किसान के पास पैसा है तो शहर में आके सामान खरीदता है वो।
तो व्यापार चलता है, व्यवसाय चलता है, वो घर में नहीं रखता। बड़े उद्योगपति के आप पैसा देंगे तो वो कहीं दूसरे देश में इन्वेस्ट करेंगे, कोई फैक्ट्री खोलेंगे, कोई खदान ले लेंगे। लेकिन यदि किसान को पैसा देते हैं तो वो अपने खेत में ट्यूबवेल कराएगा, पाइप खरीदेगा, फेंसिंग करेगा, तार खरीदेगा, अपने घर बनाएगा, तो फिर ईटा भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगा, गिट्टी भी लगेगा, रेत भी लगेगा, मजदूर भी लगेंगे। और उसके बाद यदि अपने घर में सोफा ले रहे हैं, यदि उसके घर पंखा है तो कूलर खरीदे, कूलर है तो एसी लगाएगा, साइकिल है तो मोटरसाइकिल खरीदे, मोटरसाइकिल है तो चार पहिया वाहन खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेंगे। तो ये सारे जो कपड़े लत्ते, सोना, बहू बेटी है तो इतना पैसा आ रहा है तो हमारे लिए जेवर भी खरीदो, तो पूरा मार्केट में बाहर आ जाती है। तो किसान को पैसा देने का मतलब ये है कि गांव से लेकर शहर तक के आप समृद्ध कर रहे हैं। तो जितना किसान मजबूत होगा उतना हमारे अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। तो इस देश में किसान समृद्धि क्या चुनावी वर्ष में ही होगा? अब केंद्र सरकार तो योजना बना रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक बार में ही चुनाव हो, तो फिर जाके जो आपकी ये घोषणा है तो ये सालाना हो, कर्ज माफी हर साल हो, ये चुनावी वर्ष में ही क्यों हो? देखो, ये बोले 1 नेशन 1 टैक्स, तो जीएसटी 5 स्लैब में है भाई, कहाँ एक टैक्स हुआ? 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो जब कोई विपक्ष की ओर से कोई मुद्दा ऐसा छेड़ देते हैं तो उसके तरफ से ध्यान हटाने के लिए कह देते हैं। अभी कौन सा हो रहा है? हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इसके साथ साथ लोकसभा हो जाएगा, है ना, उसमें आंध्र प्रदेश भी जोड़ देंगे और उड़ीसा भी जुड़ जाएगा। लेकिन किया नहीं, तो वो तो केवल सिगुभाबाजी थी, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर कभी कोई और विषय उड़ जाएगा तो फिर छोड़ देंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन। चलिए, अब आपके प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। भाजपा कितनी बड़ी चुनौती महसूस हो रही है आपको अभी? भारतीय जनता पार्टी तो है ही, पार्टी बड़ी पार्टी है, मतलब देश दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है भाई, उससे लड़ाई है ना। लेकिन यहाँ जो लड़ाई है वो रमन सिंह से है, क्योंकि सारी टिकटें रमन सिंह ने बांटा है। वो सब लोगों का, जब मुख्यमंत्री था तब अपने भांजी भांजा को टिकट नहीं दिला पाया था, अभी नहीं है तो अपने भांजी भांजा को भी टिकट दिलवा दिया। तो ऐसा कमाल कैसे हुआ? आप तो लगातार बताते रहे कि और रमन सिंह की कोई बखत वक्त पार्टी में रह नहीं गई, और जब से चुनाव घोषित हुआ है तब से आप यही बताने में लगे हो कि अगर किसी की बखत है, किसी की कोई वैल्यू है तो केवल रमन सिंह की है। ये बदलाव कैसे आ गया? है जो घटनाएं घटी है और जो निर्णय फैसले हुए हैं उसमें आप देख लीजिए, वो सारे फैसले जो दिख रहे हैं वो रमन सिंह के लिए थे। अब ओपी चौधरी जो खरसिया से हार चुका था, अब उसको रायगढ़ से टिकट दिलाने में सफल हो गए, वो सीट भी चेंज कर लिए। चलो उसी सीट में देते तब की बात अलग है, दूसरे सीट में दिला दिए। तो ये कोई कम करिश्मा है क्या? रजनीश सिंह बेचारा जीता जोताया था, उसकी टिकट कट गई। तो ये कमाल तो केवल रमन सिंह ही कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये कमाल कैसे हुआ, यही तो आपसे सवाल है। मतलब कमाल ये है कि रमन सिंह के पीछे अमन सिंह है, अमन सिंह के पीछे अडानी है, और विश्व गुरु फिर उसके बात को कैसे टाल सकते हैं? तो वो सारी कड़ी वहां से है। तो मतलब 5 साल से आप रमन सिंह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में लगे थे कि राजनीतिक रूप से अब उनका कोई वजूद नहीं बचा, तो सारी कोशिशें विफल हो गई। रमन सिंह वापस सामने खड़े हो गए आप? नहीं, मेरे खड़े वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। वो लोग, मैं तो बोलता था रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, यदि उसके राष्ट्रीय है और उसको केवल प्रदेश भर में रोक के रखे हैं, ये तो गलत बात है। और दूसरी बात, रमन सिंह बोले मैं छोटा चेहरा हूँ, तो पुरेंद्रेश्वरी जी बोलती है कोई छोटा चेहरा भी नहीं है, तो ये तो अपमान है रमन सिंह जी का। मैं तो ये बोला हूँ। और रमन सिंह को ये लोग निपटाने लगे थे, ओम माथुर जी, जामवाल जी, और अभी केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं मनसुख जी। लेकिन उन्होंने जो दांव चला तो सारे चारों खाने चित, और सब लोगों केदार कश्यप से लेकर राजेश मुणा से लेकर सबको टिकट दिलाने सफल रह गया। तो इससे आपकी लड़ाई कठिन हो गई या सरल हो गई? मेरे लिए सरल ही रहेगा। रमन सिंह को तो पिछले समय हम लोग पछाड़ दिए थे, अब रमन सिंह सामने है तो इस समय भी। पर आप तो हमेशा बताते हैं कि भाई रमन सिंह को कोई पूछ नहीं रहा है, और रमन सिंह इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में आपको दिखाई देने लगे, वो आप कह रहे हैं लड़ाई अपनी सरल हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यही मैं कह रहा हूँ। रमन सिंह लड़ रहे हैं। ऐसा कैसे कमाल हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो आप बोल रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हो गया? कभी कभी मात भी खा जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, राष्ट्रीय नेता है, उसको रमन सिंह की जबरदस्त चुनौती मिली और वो सारे कवायद उनके असफल हो गए। जब लड़ाई इतनी सरल है तो फिर घोषणाओं का ऐसा अंबार कैसे है? कर्ज माफी भी हो गई,
अभी आपने आज केजी से लेके पीजी तक की भी घोषणा कर दी, और अभी तो आपका घोषणा पत्र नहीं आया है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो बारूद वारूद होगा ही। तो फिर जाके इतनी बेताबी क्यों है? बेताबिक बात नहीं है कि अगले 5 साल, जैसे 5 साल पहले क्या करेंगे, एक रोड मैप बना जी। उसके आधार पे हम लोग चले। अब आने वाले 5 साल में हम लोग क्या करेंगे, तो वो भी तो जनता को बताना है कि भाई ठीक है हमने 5 साल काम किया, उस आधार पे हमको वोट दोगे, लेकिन आगे 5 साल और क्या करेंगे, तो ये काम हमको करना है। तो अब आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं। सब काम इतना बढ़िया हुआ, इतने उपचुनाव हुए, वो भी आपने जीत के दिखा दिए। घोषणाओं के संदर्भ में भी कांग्रेस आपको रोल मॉडल के तौर पे देख रही है। राजस्थान में बन रहा है घोषणा पत्र, तो आपके अनुसार मध्य प्रदेश का घोषणा पत्र आया, तो छत्तीसगढ़ की कई घोषणाएं। इसके बावजूद भी सामूहिक नेतृत्व की नौबत क्यों आ गई छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? भाई पार्टी कोई एक पार्टी थे नहीं, कोई क्षेत्रीय पार्टी थे नहीं, और सब लोग मिलके लड़ेंगे तो और आसान होगा लड़ाई। नहीं तो भूपेश बघेल का जैसा चमत्कारिक नेतृत्व यहाँ पे मिला हुआ था, इसके बाद पार्टी को सामूहिकता के चक्कर में क्यों पड़ना पड़ गया? तो राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, ये सवाल तो राष्ट्रीय नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो मुझसे पूछ रहे हैं। मैं तो पार्टी का वर्कर हूं, जो जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी भी जैसे शैलजा जी ने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कार्यकर्ता के लिए। तो भूपेश बघेल जी से आखिरी सवाल, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़ाने में मजा आया या मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ाने में मजा आ रहा है? भाई दोनों का अनुभव अलग अलग है, इसीलिए तो सवाल है ना। अब लड़ लूं फिर बताऊंगा आपको, पूरा हो जाए चुनाव, ये थोड़ा सा समय से पहले हो गया है ना। तो ये जब हो जाए और रिजल्ट आ जाए फिर ये सवाल पूछेगा तो उत्तर दूंगा। तो मतलब आप 3 दिसंबर को इसका उत्तर देना चाहते हैं? तो भूपेश बघेल जी, इस सवाल का उत्तर हमें 3 दिसंबर को देंगे, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव के केंद्र में भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल की योजनाएं है, भूपेश बघेल का नेतृत्व है। अब इस नेतृत्व के संदर्भ में जनता का क्या फैसला है, वह फैसला लेगी 17 तारीख को और 7 तारीख को, पर उस फैसले को जानेंगे हम 3 दिसंबर को। तो भूपेश जी से 3 दिसंबर को हम फिर रूबरू होंगे। लेकिन इतनी व्यस्तताओं के बीच में भूपेश जी आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए शख्स से। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।